नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल TSPH डिजिटल गुरु एंड वी आर ऑन द 10th पेपर ऑफ JEE मेंस सेशन 1। बच्चों, आखिरी पेपर 22 जनवरी शिफ्ट 1 का हम डिस्कशन में ले रहे हैं। और इसके साथ में जो मेरा कमिटमेंट था आप लोगों के लिए 250 क्वेश्चन मेरे साथ आप सॉल्व करिए, वो कमिटमेंट ये पेपर के साथ में जो है पूरा होने जा रहा है। बच्चों, ये 250 क्वेश्चंस गिने चुने दिन अभी बचे हैं, JEE मेंस शुरू ही होने वाला है, सेकंड सेशन आपका। ये 250 क्वेश्चन रियली रियली गेम चेंजर रहेंगे आपके सेशन 2 के परफॉर्मेंस को लेकर के। तो अभी भी अगर आपने सारे 10 वीडियोस सारे 250 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो मेरे TSPH डिजिटल गुरु की प्लेलिस्ट में जाइए। फिजिक्स PYP प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे 10 वीडियोस लाइन से अवेलेबल है। वीडियो स्टार्ट करिए, पॉज करिए, सॉल्व करते जाइए, आंसर वेरीफाई करिए, नहीं आता है तो ही वीडियो देखें बच्चों। और इसी के साथ हम क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये 250 क्वेश्चन अगर आपने जेन्यूनली सॉल्व कर लिए तो ऐसे तड़ाके धड़ाकेदार रिजल्ट जो है आपका कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस एंटर इनटू द क्वेश्चन डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सॉलिड स्फीयर, जस्ट अ मिनट, एनेबल एडिटिंग करना रह गया था, पहले इसको एनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। ओके, द एनेबल एडिटिंग हो चुकी है। ऑलराइट, a solid sphere of a mass 5 kg and the radius 10 centimeter is kept on contact with another solid sphere of a mass 10 kg and the radius 20 centimeter. The moment of inertia of this pair of sphere about the tangent passing through the point of contact is. All right, so here we have one solid sphere. Here we have another solid sphere. The two spheres are in a contact, and this is the axis. Mass of the one sphere is a 5 kg. The radius of the one sphere is a 10 centimeter. The mass of the second sphere is a 10 kg. And the radius of the second sphere is a 20 centimeter. सो हमें ये एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। सो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा? तो आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेकेंड स्फीयर। एक्सिस कौन सा है? तो आंसर है अलोंग द टेंजेंट। और सॉलिड स्फीयर का अलोंग द टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/5 mr²। और दूसरे वाले स्फीयर का भी आएगा 7/5 mr²। सो दिस इज अ 7/5 मल्टीप्लाइड बाय, आंसर हमें SI यूनिट में चाहिए, 5 किलो, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 10 सेंटीमीटर इज अ 0.1 मीटर, प्लस 7/5 10 किलो, multiplied by radius is a 20 centimeter, 0.2 meter. So this becomes 7/5 multiplied by 5 multiplied by 10 raised to minus 2 plus 7/5 multiplied by 10 multiplied by 4 into 10 raised to minus 2 square करने पे। So this 5 is getting cancelled, ये 5 और 10 का cancellation होकर के 2 बचेगा। So ये बन गया 7 into 10 raised to minus 2 plus 7 4 za 28, 2 za 56 into 10 raised to minus 2, 56 plus 7 is a 63 into 10 raised to minus 2, 0.63 is our final correct answer। 0.63 हमारा फाइनल आंसर है। रोटेशनल मोशन से ये सवाल पूछा गया है एंड दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। दो बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट्स इट। बच्चों, अगले सवाल की ओर जाते हैं मेरे साथ साथ में। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देखते नहीं बैठ रहे हैं। ऑलराइट, सॉल्व करते जाइए मेरे साथ में, पॉज एंड सॉल्व। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ
5 centimeter and a thin concave lens of a focal length 4 centimeter are combined together without any gap, and this combination is having magnification M1. All right. So the arrangement is a one lens and another lens of the focal length f1 and f2, keeping the position of the object at a 10 centimeter before the convex lens. So object is here 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, an object undisturbed, a gap of 1 centimeter is introduced between the lenses by moving the concave lens away. मतलब दूसरे अरेंजमेंट में एक लेंस इधर ही रहने दिया गया है और दूसरे वाले लेंस को शिफ्ट कर दिया गया है और दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप इंट्रोड्यूस किया गया है. The object is here at a distance of 10 centimeter. Which leads to the magnification of total lens system to M2. So इसका magnification M1 है, इसका magnification M2 है, तो हमें वो दोनों magnification का ratio find करना है बच्चों. That is the question from the ray optics. Now see, जब दो lenses एक दूसरे के contact में होते हैं तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2. पहले वाले का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो 1/5 प्लस दूसरे वाले का फोकल लेंथ 4 बट नेगेटिव रहेगा, सो दिस इज अ -4, सो दिस इज अ 1/5 माइनस 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -5 -1 डिवाइडेड बाई 20 और रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो एफ इक्विवेलेंट आएगा -20 सेंटीमीटर. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10, फोकल लेंथ आया है -20, तो इमेज डिस्टेंस लेंस फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं. तो यहां से हमें मिलेगा इमेज डिस्टेंस v. ऑब्जेक्ट is kept on the left hand side, hence a negative. फोकल लेंथ भी हमारा इक्विवेलेंट नेगेटिव आया है, माइनस एंड द माइनस प्लस, उधर जाके वापस से माइनस, सो 1/v इज अ -1/20 माइनस 1/10. सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो -1 -2 -3 बाई 20, उल्टा करने पे v आएगा -20/3. और बच्चों लेंस सिस्टम के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v बाय u. v इज अ -20/3 डिवाइडेड बाय u इज अ -10, सो आंसर आएगा 2/3. सो पहले वाले सिस्टम का मैग्निफिकेशन मिल गया. अब दूसरे वाले सिस्टम में गैप इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाले लेंस से इमेज बनाएंगे, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये लेंस फाइनल इमेज बनाएगा. सो ओनली फॉर दिस लेंस आई अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is a 1/f. 1/v, u is a -10, minus and the minus plus is equals to 1/ focal length of lens is given as a phi. So this becomes 1/v is equals to 1/phi minus 1/10. So answer आएगा minus 1/10. So v बनेगा, सॉरी, प्लस 2 - 1 1/10 प्लस 1/10, तो v बनेगा 10 सेंटीमीटर. मतलब ये वाले लेंस के सेंटर से 10 सेंटीमीटर राइट साइड में इमेज बन रहा है. तो ये दोनों लेंस के बीच में गैप 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले लेंस के सेंटर से हमारा इमेज 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रहेगा
और वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो ऑब्जेक्ट लेंस के राइट साइड में आया है, मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। सो सेकंड स्टेप में ये लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और ये लेंस से बनने वाला इमेज हम निकालेंगे। माइनस यू विल बी 10 -1 9 राइट हैंड साइड, इसीलिए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू इसका फोकल लेंथ विल बी अ नेगेटिव एंड अ 4 सेंटीमीटर, a negative and a 4 centimeter. So this is a 1 upon V is equals to minus 1 upon 4 shift plus 1 upon 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 इज अ -5 बाई 36। उल्टा करेंगे तो V आएगा -36/5 सेंटीमीटर। अब V आ चुका है, तो अब हमें सिस्टम का मैग्निफिकेशन निकालना है। तो हमें पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, जो V/U करके आएगा। V लिया जाएगा 10, U लिया जाएगा -10 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, सो मैग्निफिकेशन इज -1। फिर हमें दूसरे वाले लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले लेंस का मैग्निफिकेशन में V इज अ -36/5 divided by U for this lens is a 10 - 1 9, so this is a -4/5। अब ये दोनों के मैग्निफिकेशन आ गए, तो पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा? तो आंसर है M1 मल्टीप्लाई बाई M2 करके मिलेगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाई -4/5, द आंसर इज अ 4/5। और फिर हमें चाहिए M1 बाई M2, सो 2 डिवाइडेड बाई 3, the whole divided by 4/5, the answer is a 10/12, which is a 5/6. It is not there in the question. Why it is not there in the option? Because it is a drop question, so this is given a free marks. इतना मेहनत करके इतना सॉल्व किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, बट फ्री मार्क्स मिलने हैं इसमें तो। ऑलराइट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। The NTA this time made a 7 mistakes in physics itself. Okay, so be very very careful in the second session. The electric field in the region is given by some equation. A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिया है और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों। सो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए E और V का रिलेशनशिप, एंड द रिलेशनशिप लुक्स लाइक दिस। E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, सो dV इज इक्वल्स टू -EdR, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर के हमारी बात बनेगी। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, बाय द वे दिस इज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस E वेक्टर इज गिवन टू अस एज ax I कैप प्लस by j कैप डॉट dr वेक्टर कैन बी रिटन एज dx I कैप प्लस dy j कैप. So this can be written as integration of dV is equals to minus integration of ax dx, और माइनस का साइन कंटिन्यू, इंटीग्रेशन ऑफ by dy. अब पोटेंशियल इज गिवन एज अ 500, सो लोअर लिमिट यहां पे लिखता हूं 500, उसका x कोऑर्डिनेट है 10 और उसका y कोऑर्डिनेट है 20, सो लोअर लिमिट में लिख दिए कोऑर्डिनेट्स। हमें पोटेंशियल ढूंढना है ओरिजिन पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड द y कोऑर्डिनेट इज 0। a का वैल्यू दिया है 10, b का वैल्यू दिया है 5, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज अ v, पुट द लिमिट्स, सो इट इज अ v minus 500
इज इक्वल्स टू माइनस, ए बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x is a x square by 2, but the limit as it is. b is a constant, लात मार के बाहर, 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ y is a y square by 2 and the limit as it is. So v minus 500 is equals to माइनस ये 2 और 10 का कैंसिलेशन हो गया 5, x की जगह पे 0 माइनस x की जगह पे 10, स्क्वायर करने पे 100, माइनस 5 2 बाहर, y की जगह पे 0 माइनस y की जगह पे 20, स्क्वायर करने पे 400. So this becomes v minus 500 is equals to minus and the minus plus 500 माइनस एंड द माइनस प्लस 2 और 400 का कट के 200, 200 फाइजा 1000, सो 1500 और ये उधर जाएगा तो 500 ऐड हो जाएगा तो 2000 आ रहा है आंसर, एंड 2000 is our final correct answer बच्चों. And this question belongs to the electrostatics, and this I am classifying as a medium category question because the integration step is involved. X को अलग integrate करो, Y को अलग integrate करो, and then solve करके we reach to the final answer, and that is the final answer. आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर, and this is अगला सवाल. The volume of an ideal gas increases 8 times and the temperature becomes 1/4 times during a reversible change. If there is no exchange of heat in the process, matlab it is a adiabatic process, then the identify the gas from the following option. तो हमें गैस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है. एंड ध्यान से देखें तो ये है मोनो एटॉमिक, ये है डाई एटॉमिक, ये है ट्राई एटॉमिक, ये है पॉली एटॉमिक. मतलब अगर हमें गामा ढूंढ लिया तो डाई ट्राई पॉली मोनो, उसके गामा कांस्टेंट होते हैं तो गामा मिल जाएगा तो बात बन जाएगा. प्रोसेस एडियाबैटिक आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं. सवाल में टेम्परेचर की बात हो रही है, सवाल में वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का टीवी रिलेशनशिप याद आना चाहिए. और एडियाबैटिक प्रोसेस का टीवी रिलेशनशिप होता है टी वी रेस टू गामा -1, टी वी रेस टू गामा -1. Temperature becomes 1/4 of the initial temperature. मतलब T2 की जगह पे 1/4 of T1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड द वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब V2 की जगह पे 8 टाइम्स V1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा T1 और T1 कट जाएगा, V1 रेस टू गामा -1, V1 रेस टू गामा -1 भी कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/4 और इधर बचेगा 8 रेस टू गामा -1. 4 को इधर ले लो और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, इधर 8 है उसको लिख दो 2 का क्यूब रेस टू गामा -1 एज इट इज. So 2 and the 2 base is same, so I can compare the powers. तो 2 यहां पे है और 3 गामा -3 यहां पे है, 3 को शिफ्ट करेंगे तो 3 और 2 5 इज अ 3 गामा, सो गामा इज अ 5/3. 5/3 गामा किसका होता है? तो आंसर है मोनो एटॉमिक गैस का होता है, एंड हेंस द हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक. दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द हीट मॉड्यूल, द थर्मोडायनामिक्स, and I'm putting it under the easy category. One formula, one finding, and we reach to the answer. बच्चों कोई भी चीज नई आपको मिले उसको नोट कर लें, सिनॉप्सिस बना लें, उसका नोट आपके सिनॉप्सिस में डाल दें. अगर ये रिलेशनशिप ना पता हो तो उसको आप नोट कर लें. एडियाबैटिक मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपको पेपर सॉल्विंग करते वक्त में सीखनी है और छोटी छोटी चीजों का नोट करते जाना है. रे ऑप्टिक से सवाल कहता है द इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, a light is incident on its one surface at a certain angle I.
if the emergent ray is found to graze along the other surface. बच्चों ऐसा है इक्विलैटरल प्रिज्म, ऐसे रे आ रहा है, ये है मेरा नॉर्मल, ऐसे रे जा रहा है, और दूसरे सरफेस पे रे ऐसे पहुंच रहा है कि एमर्जेंट रे ऐसे सरफेस के अलोंग ग्रेज कर रहा है। सो ये होता है आई, ये होता है R1, ये होता है R2, और ये होता है E, एंड दिस इज अ ए। सो हमें पता करना है द एंगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ऍट द इन्सिडेंट सरफेस, म्हणजे R1 पाहिजे आम्हाला। सो बच्चों सबसे पहले यहां पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आपको क्लिक करना चाहिए। R2 is the angle of incidence divided by E is the angle of refraction, is the refractive index of second medium is the air upon refractive index of first medium which is a glass। ये है second medium, ये है first medium। सो ये बन जाएगा sin R2 डिवाइडेड बाय sin 90 is a 1, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो एंगल मिल गया 45 डिग्री। और बच्चों इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है, मतलब ए जो है हमें पता है 60 डिग्री है, एंड वी वेरी वेल नो दैट ए इज इक्वल्स टू R1 plus R2। So this is a 60 is equals to R1 plus 45, 60 minus 45, the answer is a 15 degree, and that is a R1, 15 degree is our final correct answer। The questions belongs to the ray optics, and this is a very simple question। You apply the Snell's law and then straight away you get the answer। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में, और अगला सवाल कह रहा है द सिलिंड्रिकल ट्यूब AB of a length L closed at both the ends contain the ideal gas of a 1 mole having the molecular weight M। The tube is rotated in the horizontal plane like this, rotated in the horizontal plane with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the AB and passing through the edge as shown in the figure। If the PA and the PB are the pressure at a point A and a B respectively, then बच्चों अगर ये ट्यूब हमारा रोटेट करेगा तो ट्यूब के अंदर रहने वाले सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M ओमेगा स्क्वायर R अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और वो फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस करने के कारण इधर प्रेशर लगाएंगे तो B वाले पॉइंट पे ए वाले पॉइंट के मुकाबले प्रेशर ज्यादा आएगा। और बच्चों जैसे जैसे मैं यहां से ऐसे 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 आगे 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 वाले मॉलिक्यूल लेता जाऊंगा, उनका सेंटर से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, और इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज होता जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरिएबल होने के कारण हमें छोटा सा एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करके टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना पड़ेगा, एंड हेंस आई हैव सिलेक्टेड एन एलिमेंट जिसका मास है dm, जो घूम रहा है ओमेगा से, जिसका डिस्टेंस है सेंटर से x, और जिसका लेंथ इज अ dx। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dF का फॉर्मूला बनेगा dm ओमेगा स्क्वायर x m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये फोर्स इधर 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 ये डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फोर्स divided by cross sectional area will give us a pressure।
So force divided by cross sectional area will give us a pressure. तो फोर्स की जगह पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर लिख सकते हैं. सो ये बन गया एस डीपी, और ये डीएम मास के जगह पे आई राइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन इज अ डीवी. और वो वॉल्यूम की जगह पे अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx ओमेगा स्क्वायर x. सो x इज अ वेरिएबल, साथ में dx आ गया. प्रेशर वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करेगा, तो जिसके कारण डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा. तो डेंसिटी हटा के प्रेशर लेकर के आ जाओ, यहां पे dp अवेलेबल है. डेंसिटी हटा करके प्रेशर लाने का तरीका क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन. एंड द आइडियल गैस इक्वेशन सेज दैट pv इज इक्वल्स टू nRT. वॉल्यूम की जगह पे हम लिखेंगे मास, वॉल्यूम की जगह पर हम लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी. और सवाल में 1 मोल के बारे में बात हुई है, इसलिए ये बनेगा RT. सो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया PM बाय RT इज इक्वल्स टू रो. डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया PM बाय RT, और यहां पर है S dx ओमेगा स्क्वायर x. S and S is getting cancelled. dp ये नीचे p लेके आ जाइए. राइट हैंड साइड में m बाय RT ओमेगा स्क्वायर x dx रहने दीजिए. And now I will integrate. And now I will integrate on both the sides. तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp बाई p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m ओमेगा स्क्वायर बाय RT x dx. जब x 0 रहेगा तो ये पॉइंट रहेगा आपका, मतलब A पॉइंट रहेगा, तो उसका प्रेशर मैं लिखूंगा P सफिक्स से. जब आपका x L के बराबर होएगा तो मैं ये पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो ये पॉइंट पे प्रेशर रहेगा P सफिक्स B के बराबर. इंटीग्रेशन ऑफ 1/P इज अ ln P, but the limit as it is. M is a constant, omega square is a constant, RT is a constant. लात मार के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x is a x square by 2. Again the limit as it is. पहले आएगा अपर लिमिट, फिर करेंगे माइनस, फिर आएगा लोअर लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आएगा m ओमेगा स्क्वायर बाय RT. पहले आएगा अपर लिमिट, फिर करेंगे माइनस, फिर आएगा लोअर लिमिट. सो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा ln PB बाई PA. राइट हैंड साइड में आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2RT. तो यहां से ln हटाएंगे तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, EXP वाला टर्म आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT. और यहां पर बचेगा प्रेशर एट अ B डिवाइडेड बाय प्रेशर एट अ A. मतलब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म आने हैं तो एक ऑप्शन गया, बाकी सब बच गए. और एक्सपोनेंशियल के अंदर है m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT. ये रहा वो टर्म m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT. That is the final correct answer. The question is a mixture of the heat module plus a knowledge of a circular motion plus a knowledge of a integration. So heat plus circular plus integration का मिक्सचर सवाल है. इसको डेफिनेटली अपन डिफिकल्ट में कैटेगराइज करेंगे, लेंथी में कैटेगराइज करेंगे. ऐसे सवाल
लास्ट में ही समय बचा करके बच्चों सॉल्व करने हैं, बीच में ईगो सॉल्विंग के चलते 4-5 मिनट इसमें डाल नहीं देने हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में। और जस्ट अ मिनट, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए आप लोग भी।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये ऊपर वाले आर वाई एंड आर वाई सीरीज में हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 2 RY। नीचे वाले बनेगा 2 RX। 2 RY और 2 RX are in a parallel, so the equivalent resistance will be 2 RY multiplied by 2 RX divided by 2 RY plus 2 RX. So this is nothing but 2 multiplied by, let resistance of Y rod को मैं R अज्यूम कर लेता हूं, सो ये बन जाएगा 2R मल्टीप्लाइड बाई 2 RX की जगह पे R/3 डिवाइडेड बाय 2R plus 2R/3. So this will become 2 multiplied by 2, 4/3 R into R divided by 8R/3. ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये एक R और ये एक R कट जाएगा, और कैंसलेशन होकर के ये मिलेगा R/2. Now RX, R/2 and RY will go in a series. So we get the equivalent resistance as a Rx plus R/2 plus Ry. So Rx is a R/3 plus R/2 plus Ry is a R. 6 is a LCM. So 2 za, 3 za, 6 za. So this is a 2R plus 3R plus 6R. The whole divided by 6. And this becomes a 11R/6. 11R/6 is a equivalent resistance. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें A और F के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है, तो हम निकालेंगे हीट करंट, एंड द हीट करंट is the temperature difference divided by equivalent resistance. The temperature difference is 100 minus 40 divided by equivalent resistance is 11R/6. So this becomes a 60 multiplied by 6 upon 11R. So this becomes 360 by 11R. So हमें हीट करंट मिल चुका है 360 डिवाइडेड बाय 11R इज अ हीट करंट. अब यहां से और आगे बढ़ते हैं अपन. अब ये हीट करंट यहां से भी फ्लो होएगा. सो अब सिर्फ ए और बी पे अगर फोकस करें, तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट में हीट करंट फ्लो हो रहा है वो यहां से जाएगा, फिर स्प्लिट होकर के इधर जाएगा, और फिर मिल करके यहां से जाएगा. तो सिर्फ ए बी पे अगर अपन फोकस करें, तो हीट करंट H is equals to delta theta across AB divided by R of AB. H की जगह पे हम लिखेंगे 360 by 11R is equals to delta theta की जगह पर हम लिखेंगे 100 minus temperature at a point B divided by इसका रेजिस्टेंस इज R suffix X जो R/3 के बराबर है. So this is a R. 3 ऊपर चला जाएगा, सो ये R और ये R कट गया, ये 3 और 1 360 का कैंसलेशन होकर के 120 बनेगा. सो दिस विल बिकम 120 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू 100 माइनस थीटा बी को यहाँ पे शिफ्ट कर लो. सो दिस बिकम्स 100 माइनस 120 बाई 11. 120 बाई 11 का अंदाजित आंसर 11 ही आएगा. इसको 121 मान लो, डिवाइडेड बाई 11 विल गिव अस 11. 100 माइनस 11, द आंसर इज 89, एंड द 89 एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए हमें ई पॉइंट का टेम्परेचर निकालने की जरूरत है नहीं. एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. हीट मॉड्यूल से बच्चों ये सवाल पूछा गया है, और इसको मैं मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, बिकॉज काफी कुछ लेंथी सॉल्विंग करके फाइनल आंसर पे पहुंचना है. सर्किट पहले आपको
विजुअलाइज होने चाहिए सीरीज पैरेलल और फिर उसका सॉल्विंग, एंड हेंस द मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन। ओके, सो बहुत ही कम सवाल लेंथी सॉल्विंग वाले अभी तक आए हैं, मुझे जितना याद आ रहा है 2 सवाल ही हमारे लेंथी सॉल्विंग वाले रहे हैं। बच्चों सवाल कह रहा है एक्स पी क्यू एंड वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस आर वेयर पी एक्स इज parallel to qy and the separation between them is a small l. A constant magnetic field B perpendicular to the plane of the loop exists in the space when the rod CD of the length capital L and mass m is made to slide down from rest under the gravity, then the terminal speed acquired is. बच्चों, current carrying conductor, sorry, moving in the magnetic field will experience a magnetic force. How much magnetic force? तो आंसर है बिल साइन थीटा। करंट कहां से आएगा? करंट कहां से आएगा? अगेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। कितना ईएमएफ? तो आंसर है बी एल वी। तो आंसर है बी एल वी। अब एल कौन सा लिया जाएगा, कैपिटल एल कि स्मॉल एल? ओके, सो बेसिकली ऑप्शंस में कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ऐसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। रॉड सीडी का लेंथ है कैपिटल एल और ये दो रॉड के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल एल। ओके, ठीक है। सो इस बात को जरा सोच लेते हैं अच्छे से। सो भले रॉड का लेंथ जो है वो कैपिटल एल हो, बट इफेक्टिव ईएमएफ ये और ये पॉइंट के बीच में, सर्किट कंप्लीट इधर ही होने वाला है। सो जो भी करंट आने वाला है वो इतने ईएमएफ इंड्यूस्ड के वजह से आने वाला है, एंड हेंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बी स्मॉल एल इंटू वी। बी स्मॉल एल इंटू वी। अब इसके वजह से आने वाला इंड्यूस्ड करंट मिलेगा बी एल वी by the resistance present in the circuit, a capital R, BLV by capital R। अब ये करंट यहां पर हम लेके जाएंगे, सो हमें मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कंडक्टर मिल जाएगा B। I की जगह पे हम लिखेंगे BLV बाय R मल्टीप्लाइड बाय L, इतना ही लेंथ, दो पैरेलल ट्रैक के बीच का लेंथ, एंड साइन 90 बनेगा आपके लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। साइन 90 इज अ 1, सो मैग्नेटिक फोर्स बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। अब ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर जाएगा तो नेट फोर्स विल बिकम जीरो, एक्सिलरेशन विल बिकम जीरो, एंड द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, जिसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो द मैग्नेटिक फोर्स is equals to gravitational force, and the magnetic force is a b square l square v by r is equals to gravitational force will be mg, और हमें टर्मिनल वेलोसिटी v फाइंड करने का है, सो ये बन जाएगा एम जी आर।
the whole divided by b square L square mgr by b square L square, and that is our final correct answer. The second option is our final correct answer. The question belongs to EMI. It's a medium category question. I'm classifying as, because we need a knowledge of a magnetic force, the induced EMF to get the current, and then you equate the forces and reach to the final answer. The multiple steps are involved in the question. But to the last question, if I'm not wrong, second last question from MCQ section. The question says, the net gravitational force at the center of the square is found to be F1 when the four particles with a mass m, 2m, 3m, 4m are placed at the four corners of the square as shown. Okay, so here we have center पे एक mass small m. बच्चों m के वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, 3m के वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ये m और एक m का फोर्स बैलेंस हो जाएगा और इधर मैं 2m मास ले लेता हूं. सिमिलरली ये 2m के वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स, ये 4m के वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स, ये 4m और ये 2m में से 2m का फोर्स बैलेंस होकर के 2m का फोर्स बचेगा. सो बेसिकली 2m और m के बीच में आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा G m 2m बाय, ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है d, तो डायगोनल बनता है √2d और हाफ डायगोनल इज अ d by √2 द होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 2, ऊपर चला जाएगा 2 into 2 4 G mm by d स्क्वायर. सेकेंड वाला फोर्स भी एग्जैक्टली इतना ही आएगा 4 G mm by d स्क्वायर. और पहला वाला फोर्स का डायरेक्शन बनेगा ऐसा, दूसरा वाला फोर्स का डायरेक्शन बनेगा ऐसा, और ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल इज अ 90 डिग्री. दो फोर्स के बीच में एंगल इज अ 90 डिग्री. द फोर्सेस आर आइडेंटिकल and hence the net force is a √2 times one of the forces 4 gmm by d square. अब सवाल कह रहा है कि 3m और 4m के पोजीशंस को अगर इंटरचेंज कर देंगे, सो उस केस में आपका अरेंजमेंट ऐसा बन जाएगा m 2m 4m इधर और 3m इधर. सो दिस इज द अरेंजमेंट. और यहां पे सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे स्मॉल m. सो m और 4m के फोर्सेस बैलेंस होके इधर 3m, 2m और 3m के फोर्सेस बैलेंस होकर के इधर m, ऐसा. सो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा G mm बाय d by √2 द होल स्क्वायर. और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा G m 3m into m by d by √2 the whole square. So this becomes 2 gmm by d square, and this becomes 2 into 3 6 gmm by d square. और दोनों के बीच में द एंगल विल बी अ 90 डिग्री. सो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बनता है अंडर ऑफ पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर. इसमें से ये टर्म जो है कॉमन निकल करके GMM by d स्क्वायर बाहर निकल जाएगी. 2 का स्क्वायर इज अ 4 प्लस 6 का स्क्वायर इज अ 36, 36 प्लस 4 इज अ 40.
सही जा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशंस। जस्ट अ मिनट। ये आया 4 रूट, ठीक है इतना। अभी इसमें क्या किया है, 4m और 3m को इंटरचेंज किया है, मतलब 3m इधर 4m इधर। ठीक है, तो 3m इधर 4m इधर, तो 3m to m कट के m, 4m और m कट के 3m, इतना ठीक है। GMM बाई d/√2 जी। ठीक है, इतना ठीक है। 3 और 2 ज़ा 6, ये भी ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, सही जा रहे हैं। चलो, सो दिस इज नथिंग बट √40 GMM बाई d²। सो हमें बेसिकली F1 डिवाइडेड बाई F2 निकालना है। सो F1 डिवाइडेड बाई F2 करेंगे तो GMM/d², GMM/d² कट जाएगा, F1 में आएगा 4√2 डिवाइडेड बाई F2 में आएगा √40, और √40 को आप लिख सकते हैं 8 × 5 √8। √8 इज नथिंग बट 2√2, और √5 इधर बचेगा। सो √2 और √2 गया, 2 और 4 गया, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई √5। सो 2 डिवाइडेड बाई √5, सो अल्फा का आंसर आएगा आपका 2, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। सवाल ग्रेविटेशन चैप्टर से है, और ये सवाल को भी मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का फोर्स निकालना है, फिर इंटरचेंज करके दूसरे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से फोर्स निकालना है, और फिर रेशियो लेकर के फाइनल आंसर पे पहुंचना है। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज द वेक्टर calculation is involved, and hence do these kind of questions at the end. And now the last MCQ from this paper. The meter bridge with the two resistances R1 and R2 are shown in the figure, and the balance point is obtained at a 40 centimeter from point P. The null point changed to 50 centimeter from point P when 16 ohm resistance is connected in parallel with the R2. So ये है पहली अरेंजमेंट, जिसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा R1/R2 is equals to 40 divided by 100 minus 40 is a 60, 2/3, that becomes the equation 1. फिर R2 के साथ में 16 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे, सो ये आ जाएगा 16 ओम का रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो राइट हैंड साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R2 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 16। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस रहेगा R1, और बैलेंस पॉइंट उस केस में जो है 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो रहा है। सो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस R1, राइट गैप में रेजिस्टेंस R2 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 16 is equals to balancing length is a 50 divided by 50, so that will become 1. So ये R2 plus 16 न्यूमरेटर में चला जाएगा, so R1 divided by R2 न्यूमरेटर में R2 plus 16 is equals to 1. From equation 1, R1 upon R2 की जगह पे you put a 2/3 and open the bracket, 2/3 bracket open is equals to 1. So 2R2/3 is equals to 1 minus 32/3. This becomes a negative, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. Okay, just a minute. 16 ohm resistance is connected in parallel with R2, so R2 into 16 upon R2 plus 16, ये right gap का resistance हो गया. So left gap divided by right gap is equals to 50/50 is a 1. So ये बन गया R1/R2.
16 यहां पर है। ओके 16 यहां पर है। ओके सो R1/R2 की जगह पे 2/3, 16 यहां पर है, 16 यहां पर है, ये स्टेप हटा दो। ठीक है, ये 16 मिस हो गया था मेरे से। ओके अब ये 16 और ये 16 कट जाएगा, और 16 3 जा 48, सो ये बन गया 2R2/48 इज इक्वल्स टू 1 -2/3, एंड 1 -2/3 इज बेसिकली 1/3, सो R2 बन जाएगा 48/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, सो 2 और 48 का कैंसलेशन होके 24, और 3 और 24 का कैंसलेशन होकर के 8, सो R2 का वैल्यू 8 एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए मैं R1 निकालने की आवश्यकता है नहीं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ मीटर ब्रिज का सिंगल कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर आएगा, एंड हेंस आई एम पुटिंग इट अंडर द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्विंग में खास एक्यूरेसी पे ध्यान दे, बिकॉज ऑप्शंस है नहीं, एक भी नंबर ऊपर नीचे होएगा तो सीधा -1 मिलेगा। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। A parallel beam of light traveling in air is incident on a convex spherical surface of the radius of curvature 50. The refractive index of glass is 1.5. The rays converge at a point at a distance x from the center of curvature, x from center of curvature of a spherical surface, then the value of x is, बच्चों सिंगल कर्व्ड सरफेस के बेसिस पे सवाल पूछा गया है, रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और कन्वर्ज होकर के यहां पे कहीं पे मिल रहे हैं, और उसका डिस्टेंस हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूछा गया है बच्चों, तो ये जो है वो होता है पोल। सारे के सारे डिस्टेंस यहां से मेजर किए जाते हैं, और ये वाली सरफेस एक ऐसे इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा रहेगी, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे आएगा। सो हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो सिंगल कर्व्ड सरफेस से इमेज जब बनता है तब रिजल्ट लगता है μ2/v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r. The second medium is a glass, 1.5 is the refractive index, divided by v is basically pole से लेकर के image तक का distance, minus the first medium is the air, divided by the beam is traveling parallel, मतलब they are coming from infinity, 1.5 minus 1 divided by radius of curvature is given as a 50 centimeter. So ये बन जाएगा 1.5 divided by v, 1 upon infinity is a 0, 1.5 minus 1 is a 0.5, मतलब half, so 2 multiplied by 50 is 100. So 1.5 multiplied by 100 will give us a v, and this will give us a 150 centimeter is not our answer, because 150 is this. उसमें से हम पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो ये 150 में से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हटा देंगे तब जाकर के हमें ये x डिस्टेंस मिलेगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू अस as a 50 centimeter. So 150 minus 50 is 100 centimeter, and that 100 should be our answer. मेजोरिटी बच्चे 150 करके आएंगे तो गलत, -1 मार्क मिलेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। The electric field of a plane electromagnetic wave is given in the question, then the dielectric constant of the medium is 18, तो निकालना है।
निकालना क्या है? तो मुझे लगता है कुछ तो स्टेटमेंट फ्रेमिंग में मिस्टेक हुई है. Some mistake in the statement framing. The dielectric constant of the medium 18 नहीं रहेगा, is रहेगा, और dielectric constant हमें निकालना रहेगा. That is what I can anticipate by reading the question. अपन इस तरह से लेकर के सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनल क्या है. ये इज रहेगा, इज. ओके. सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें ओमेगा मिल जाएगा, सॉरी, ओमेगा मिल जाएगा और के मिल जाएगा. उससे हमें मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मिल जाएगी, ओमेगा बाई के करने पे. सो ओमेगा इज अ 4.5 इंटू 10 raised to 14 divided by k is a 3 into 10 raised to 6. So ये बनेगा 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. सो मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमें मिल गई. अब स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम is the under of mu epsilon upon mu naught epsilon naught. The medium is a non-magnetic, so दोनों का mu and mu will be getting cancelled, and the permittivity of the medium is nothing but k times permittivity of the free space, and the k is nothing but the dielectric constant जो हमें find करने का है. C is given as 3 into 10 raised to 8 divided by V is given as a 1.5 into 10 raised to 8. That will give us a root k. तो बचेगा 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो बन जाएगा 4, and hence k का answer will be 4. And let me check the answer. Yes, the answer is a 4. So this correction is absolutely right, is, and 4 is our final correct answer. The question belongs to the EM waves, and this is an easy category question, electromagnetic waves. अगला सवाल कह रहा है द टू लाउड स्पीकर्स आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर as shown in the figure. The both the speakers are fed with an audio input signal of a same frequency with a constant volume. The voice recorder initially at a point A equidistant from both the loudspeaker is moved by 25 meter along the line AB यहाँ से यहाँ. While monitoring the audio signal, the measured signal was found to undergo 10 cycles of minima and maxima during the movement. So बच्चों, A पॉइंट दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, तो A पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा और हमें मैक्सिमा मिलेगा. फिर ऊपर जाएंगे तो मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, ऐसा होता रहेगा. और फाइनली जब बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तब तक 10 साइकिल ऑफ मिनिमा और 10 साइकिल ऑफ मैक्सिमा कंप्लीट हो रहे हैं. देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज, इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को कहा गया. अब इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, फिर बनेगा पहला मिनिमा, फिर बनेगा पहला मैक्सिमा, फिर बनेगा दूसरा मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा. ऐसे सवाल कह रहा है 10 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो 10वां मिनिमा, और फिर बी पे बनना चाहिए 10वां मैक्सिमा, तब जाकर के अपने 10 साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएंगे. सो अगर बी वाले पॉइंट पे 10वां मैक्सिमा बन रहा है तो उसका जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो 10 लैम्बडा के बराबर होना चाहिए. दैट इज अ कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग द 10 मैक्सिमा एट पॉइंट बी.
नाउ हाउ वी गेट द पाथ डिफरेंस? तो आंसर है L1 से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकालेंगे, L2 से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर L2B माइनस L1B करेंगे, उसको हमें 10 लैम्बडा से इक्वेट करने का है. सो बेसिकली दिस इज अ 40, ये 10 है, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये 5 और ये नीचे वाला 5. सो बेसिकली दिस इज अ 5, नीचे वाला 5, ये 25 मिल करके बनेगा 30, और ये है 40. सो हाइपोटेनियस विल बी द L2B, एंड द हाइपोटेनियस विल बी अंडर ऑफ साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. सो दिस बी अ 50 मीटर. सिमिलरली L1B अगर आपको ढूंढना है, सो L1B हमें कैसे मिलेगा? साइड 1 इज अ 40 प्लस साइड 2, पूरे 25 में से ये वाला 5 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला हमें मिल जाएगा 20. सो दिस इज अ 1600 plus 400, which is 2000. So 100 of 2000, और √5 दिया है. सो 2000 को मैं लिखूंगा 400 फाइजा, और 400 का स्क्वायर रूट इज 20. √5 का वैल्यू 2.23. सो 2.23 2 जा इज अ 4.46. सो ये बनेगा 44.6. So path difference is a 50 minus 44.6 is a 10 lambda. So this will be 5.4 divided by 10 will give us a lambda. So lambda मिल गया 0.54 meter. Speed of sound is given to us 324. So V is equals to n lambda लगा करके frequency मिल जाएगा. So that is a 324 divided by 0.54. 324 डिवाइडेड बाय 0.54 का कैलकुलेशन करें सभी बच्चे जरा. 324 डिवाइडेड बाय 0.54 का कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं सभी बच्चे. 324 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब 9 से कैंसलेशन कर रहा हूं. 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, एंड 9 जा 54. 3 से कैंसलेशन करेंगे तो 2, 3 से कैंसलेशन करेंगे तो 13, सॉरी एक सेकंड है, ये किधर कितने से कैंसिल किया? 9 से कैंसलेशन किया ना, मेरा गलती हो गया जरा 9 से काटने में. 1 मिनट बच्चों जरा रुक जाइए, इसको भी हटा दो जरा. 9 6 जा इतना तो सही है. 9 3 जा 27, 54 बचेगा, तो 9 6 जा होता है, तो मैंने 6 9 जा करते हुए 9 लिख दिया गलती से. ओके, एंड देन 6 और 36 का कैंसलेशन करने पे 6 मिलेगा, एंड द फाइनल आंसर will be the 600 hertz is the frequency, and that is our final correct answer. 600 is our answer. Moving on with the next question. The circular disc has a radius r1 and the thickness t1, and another disc with the same material. The moment of inertia of both the discs are same. So moment of inertia of both the discs are same.
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² by 2, mr²by 2। और मास के जगह पे हम मटेरियल सेम है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इज नथिंग द सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ये 2 और 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया multiplied by thickness, and now the material is same, so density cut, pi cut। सवाल के हिसाब से रेडियस का रेशियो अवेलेबल है, थिकनेस का रेशियो निकालना है। सो T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू R2³ डिवाइडेड बाय R1, माई मिस्टेक, R2⁴ divided by R1⁴. R1 by R2 is a 2. So R2 by R1 is a half raised to 4. So this becomes a 1 upon 16. So T1 upon T2 is a 1 upon alpha. So tell me the value of the alpha. The value of the alpha is coming out to be 16. And that is our final correct answer. The inductance of the coil with a 10⁴ turns is a 10 millihenry, and it is connected to the DC source of a 10 volt with an internal resistance of a 10 ohms. The energy density in the inductor when the current reaches to the 1 upon E of its maximum value is given, and the value of alpha is, बच्चों DC source से inductor को connect करेंगे सो मैक्सिमम वैल्यू करंट का क्या रहेगा, तो आंसर है इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव होता है, और इंफिनिटी पे इंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर। सो आई मैक्स is a V upon R. V is a 10, R is a 10. So maximum current is a 1 ampere at time is a infinity. The current becomes a maximum and the maximum current is a 1 ampere. अब सवाल कह रहा है current reaches 1 upon E of the maximum value. So the current is a 1 upon E times the I max, and the I max is given as a 1. So this becomes a 1 upon E is the current, और उस समय हमें जो है करंट 1 अपॉन ई पहुंचा रहेगा, तब हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने का है। और बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B² by 2 म्यू नॉट। B² by 2 म्यू नॉट। नाउ टर्न्स दिए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, दैट्स इट, दैट्स इट। सो बच्चों इंडक्टर मतलब कॉइल, और कॉइल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड कॉइल डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट एज इट इज। सो म्यू नॉट स्क्वायर, तो एक म्यू नॉट कट के एक म्यू नॉट ऊपर बचेगा, एन स्क्वायर ऊपर बचेगा, आई स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे 2 बचेगा। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स है 10⁻⁴। लेंथ बोला नहीं है तो वी अज्यूम दैट इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्क्वायर करने पे 10⁸ और करंट 1 अपॉन ई, स्क्वायर करने पे 1 अपॉन ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। सो ये बन गया 2 और 4 का कैंसिलेशन होके 2 पाई 10 इंटू 1 अपॉन ई स्क्वायर। इसको हम इक्वेट करेंगे अल्फा पाई 1 अपॉन ई स्क्वायर के साथ में। So basically e square and the e square is getting cancelled, the pi and the pi is getting cancelled. So the alpha का value is coming out to be 20. Alpha का value is coming out to be 20. This is the question based on the EMI and putting it under the difficult category question.
इसके पहले वाला सवाल जो है वो रोटेशनल मोशन का सवाल था, जिसको हम इजी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, सिंगल कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। इसके पहले वाला जो सवाल था वो हमारे वेव्स में से पूछा गया सवाल है, जिसको अपन मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। और इसके पहले वाला जो सवाल है उसको ऑलरेडी हम क्लासिफाई कर चुके हैं। एंड आई गेस दैट इज द एंड ऑफ द पेपर। बच्चों, यू कीप ऑन फॉलोइंग अवर चैनल। जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको 10 पेपर के 250 क्वेश्चंस के डिस्कशन का, वो प्रॉमिस यहां पर मैंने कंप्लीट किया है। ऑल द पेपर्स, ऑल द 250 क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन योर प्लेलिस्ट। बच्चों, अब मैं नीट को लेकर के, एमएचटी सीईटी को लेकर के नई सीरीज का अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाला हूं। अब चैनल फॉलो करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का जो कंटेंट है सीईटी को लेकर के, नीट को लेकर के आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ में आप शेयर करें, और ये चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी जेई नीट एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन मजबूती के साथ में जो है आगे बढ़ाएं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली सीरीज और अगले वीडियो में आप सभी बच्चों के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेडबलई सेकेंड सेशन।